हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रिपल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं कोई करंट अफेयर्स या कोई टॉपिक पर चर्चा नहीं करूंगा। भारत सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति जो लाई गई है उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि यह काफी ऐतिहासिक है और इसका काफी लंबे समय से इंतजार था। चूंकि भारत की जो पिछली शिक्षा नीति थी वर्ष 1986 1986 में लाई गई थी, जो 34 साल लगभग पुरानी हो गई है। इसको लेकर के लंबे समय से शिक्षाविदों में मांग थी कि विश्व के स्तर पे हमें भी अपनी शिक्षा नीति में, एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाना होगा। इसके लिए पूर्व की सरकारों ने कुछ समितियां बनाई, परंतु पूर्ण रूप से शिक्षा नीति को बदला नहीं। परंतु वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं और उन्होंने उस समय या कहें चुनावी घोषणा में ही कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम नई शिक्षा नीति को लाएंगे। जैसा उन्होंने किया कहा था उसी के अनुरूप वर्ष 2017 में नई शिक्षा नीति के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन को बनाया गया, जो इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। 9 लोगों की एक सदस्य 9 लोगों की एक कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी के द्वारा अपनी रिपोर्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम लोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, उसे रिपोर्ट सौंप दी गई है। और कल वह ऐतिहासिक तारीख रहा है जब 29 जुलाई 2020 को भारत के कैबिनेट के द्वारा नई शिक्षा नीति को पास कर दिया गया है। क्या है इस शिक्षा नीति में, क्या होगा छात्रों का भविष्य, इसको लेकर के काफी चर्चाएं गर्म होंगी। तो हमने सोचा कि उस पर क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें सरकार के द्वारा या के कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा सिफारिशें की गई, जिसे सरकार ने मान लिया। आपको हम बता दें, जो हमारी पूर्व की जो शिक्षा नीति थी वो 10+2 शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी, और परंतु इस सरकार के द्वारा इस शिक्षा नीति में उसे पूर्ण रूप से बदल दिया गया है और काफी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। और ये जो परिवर्तन किए गए हैं ये काफी स्वागत योग्य भी है। आइए हम उसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में हमने बताने का प्रयास किया है। देखिए क्या खास बात है। सबसे खास बात है कि जो नई शिक्षा नीति है इसको लेकर के जो समिति बनाई गई थी वो जून 2017 में बनाई गई। जून 2017 में कई कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 9 सदस्य थे। 9 सदस्य, इनका काम था कि विश्व के स्तर पे कैसे भारत की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम कंपटीशन में आए। क्योंकि खास बात है कि विश्व के 200 ग्लोबल यूनिवर्सिटियों में बड़ी मुश्किल से भारत के 2 कभी 3 यूनिवर्सिटी ही लिस्ट में आ पाते हैं। उसमें कभी आईआईटी दिल्ली आ जाता है, कभी आईआईसी बेंगलुरु आ जाता है। तो ये भारत के लिए काफी चिंताजनक था। इसीलिए विश्व के स्तर पर अपनी शिक्षा को कैसे हम आगे बढ़ाएं, इसमें काफी फोकस किया गया। तो याद रखेंगे साथियों कि जून 2017 में कस्तूरी रंगन समिति का गठन किया गया। इस समिति में कुल 9 सदस्य थे। दूसरी खास बात है कि 29 जुलाई 2020 वह तारीख है जब नई शिक्षा नीति को भारतीय कैबिनेट के द्वारा क्या है, स्वीकृति दे दी गई है। अगली खास बात यह है, इसे आप जरूर याद रखेंगे कि जो हमारी पूर्व की शिक्षा नीति थी वो कब लाई गई थी, तो 1986 में 1986 में हमारी पूर्व की शिक्षा नीति लाई गई थी। उसी के आधार पे हमारे यहाँ 34 सालों तक पठन पाठन का कार्य किया गया और इससे भारत आगे भी बढ़ा। ऐसा नहीं कि पीछे चले गए हैं, परंतु शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दिन प्रतिदिन नए चेंज लाने होते हैं और विश्व के अनुसार हमें कदम ताल करना होगा। तो कुछ व्यापक चेंजेस चाहिए थे जो किए गए। ध्यान रखिएगा साथियों, 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति हमारी आई है। नई शिक्षा नीति में क्या प्रमुख बातें हैं उसको कुछ पॉइंट के रूप में बताने का प्रयास किया। सबसे खास बात, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो पूछा जाए, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे हम लोग शुद्ध हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है साथियों, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। आपको बता दें कि जब आजाद भारत था तो उस समय भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता था। फिर बाद में इसका नाम MHRD कर दिया गया और अब नई शिक्षा नीति में पुनः उसे शिक्षा मंत्रालय कहा गया।
तो आपको याद रखना होगा कि रमेश पोखरियाल निशंक जी है जो है वर्तमान में हमारे क्या है, शिक्षा मंत्री हैं, याद रखेंगे। हमारा दूसरा खास बात क्या है, जो पॉइंट है 10+2 एजुकेशन सिस्टम को क्या है, बदला गया है। हमारे यहाँ जो पहले 1986 की शिक्षा नीति थी वो 10+2 पर आधारित थी, जिसे बदल दिया गया है। और अब जो क्या किया गया है, नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 के आधार पर शिक्षा नीति को व्यवस्थित किया गया है। ध्यान रखेंगे साथियों कि नर्सरी, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, ये क्या है, ये जो 5 वर्षों तक के जो शिक्षा होगी, उसके बाद क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 ये +3 होगा, और उसके बाद 6 to 8 और उसके बाद 9 to 12, याद रखेंगे। तो इस आधार पर इसको बनाया गया है। जो खास बात है कि जो शुरुआत की जो 5वीं तक की जो हमारी पढ़ाई होगी उसमें क्या किया गया है कि मातृभाषा, स्थानीय भाषा को प्राथमिकता दिया गया है। अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट आप पढ़ सकेंगे, परंतु भाषा जो है वो अंग्रेजी नहीं होगी, याद रखेंगे साथियों। एक सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्योंकि इसको लेकर के भी काफी विरोध था कि चूंकि बच्चा जो है वो अपने स्थानीय भाषा, मदर लैंग्वेज या हिंदी भाषा में सीख सकता है, उसी को सरकार ने फोकस किया है और ये काफी स्वागत योग्य भी है, याद रखेंगे। उसके अलावा ध्यान रखेंगे साथियों कि स्कूल से स्ट्रीम सिस्टम का समापन होगा, ये काफी महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि होता क्या था कि हमारे इंडिया में क्लास 10th के बाद सिस्टम जो स्ट्रीम चेंज हो जाते थे, कोई बायो ग्रुप का हो जाता था, कोई मैथ ग्रुप का हो जाता था, कोई कॉमर्स ग्रुप का हो जाता था। परंतु कॉमर्स पढ़ते पढ़ते उसका रुझान जो है हिस्ट्री में भी अगर होता तो वो कभी पढ़ नहीं पाता था। पर नई एजुकेशन पॉलिसी में ये व्यवस्था किया गया है कि क्लास 12 लेवल तक आप किसी भी प्रकार की शिक्षा ले सकते हैं। कहने का मतलब आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंसी भी पढ़ सकते हैं साथियों, और यहाँ तक कि म्यूजिक या प्ले भी कर सकते हैं, खेल कूद भी वो कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति में सबसे, चूंकि ये विश्व के स्तर पे ये काफी पहले ही हो गया है, जिसको लेकर के भारत सरकार ने बड़ा अच्छा पहल किया है। चूंकि व्यक्ति का रुझान कब किधर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं होगा, इसलिए सरकार ने ये बात कही है, याद रखेंगे। इसको समझे आप लोग कि अब जो है 10+2 में कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं होगा, कोई भी छात्र किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकेगा, कॉमर्स भी ले सकता है, साइंस भी ले सकता है, और क्या है आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और खास बात यह भी है साथियों कि स्पोर्ट्स हो, म्यूजिक हो, उसे भी क्या है एजुकेशन का हिस्सा माना गया है, याद रखेंगे। जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर तो कोई खास पढ़ने में तो अच्छे नहीं थे, परंतु क्रिकेट के खेल के माध्यम से वो भारत रत्न भी प्राप्त करते हैं। तो अब स्पोर्ट्स के माध्यम से भी उन्हें डिग्रियां मिलेगी, याद रखेंगे साथियों। दूसरी खास बात है साथियों कि राइट टू एजुकेशन का जो दायरा है वो बढ़ाया गया है। ध्यान रखेंगे 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान था, अब इसे 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करने की व्यवस्था सरकार ने कर दिया है। कि मतलब 18 वर्ष तक की जो शिक्षा होगी वो अनिवार्य होगी, जरूरी होगा, वो राज्य तथा केंद्र और परिवारों का दायित्व होगा कि वो उसे जरूर दे। ये काफी अच्छा कदम है साथियों। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है जो इस नई शिक्षा नीति में दी गई है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। यह भी काफी व्यापक है, क्योंकि हर विश्वविद्यालय, हर कॉलेज अपने अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम रखते थे। इससे छात्रों को काफी कठिनाई होती थी और कई फॉर्म भरने पड़ते थे। अब क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर पर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम होगा, जिसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे और जो भी उनके 12th के परसेंटेज के आधार पर उन्हें क्या है एडमिशन प्राप्त हो सकेगा। अगर स्कूलिंग के माध्यम से अगर परसेंटेज कम भी होता है तो इस एंट्रेंस टेस्ट में अच्छा करने पर उसके एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे मनचाहा कॉलेज कहीं भी प्राप्त हो सकेगा। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण खास बात है, यह भी काफी बेहतर है साथियों, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को मिलेगी सुविधा। ये क्या है साथियों, इसको समझे। खास बात है कि जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तो ग्रेजुएशन में जब हमारी फाइनल डिग्री कब मिलती है, जब हम पार्ट 3 जैसे बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों पास करते हैं, तब हमें ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती थी। परंतु अब नई शिक्षा नीति में क्या होगा साथियों कि आप ग्रेजुएशन में अगर
एडमिशन लेते हैं और 1 साल का ही कोर्स करने के बाद अगर आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? सर्टिफिकेट मिलेगा। कहने का मतलब कि आपकी जो 1 साल की जो शिक्षा होगी वो बर्बाद नहीं होगी और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन के दौरान दूसरे साल की भी शिक्षा पूरी कर ली और फिर पढ़ाई रोक देते हैं या नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है डिप्लोमा मिलेगा। क्या मिलेगा साथियों? डिप्लोमा मिलेगा। और अगर आपने 3 साल की जो पूरी शिक्षा कर लेते हैं तो आपको पास क्या है? ग्रेजुएशन की डिग्री मिल जाएगी। एक बात और भी बता दें साथियों, इसमें यह भी व्यवस्था रखी गई कि जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए ग्रेजुएशन 4 वर्षों का होगा। मतलब कि उनके तीसरे साल के बाद जो चौथा साल जो होगा वो क्या है? शोध आधारित होगा। ये कोई आवश्यक नहीं कि ये सभी छात्र करें। तीसरे साल के जो लोग कॉम्पिटिटिव सरकारी नौकरियों में जाना चाहते हैं वो 3 साल की ग्रेजुएट डिग्री के बाद वो क्या है? उसे छोड़ सकते हैं। और जो छात्र शोध में जाना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, उन्हें 4 साल करना हो। और 4 साल करने के बाद याद रखेंगे, पहले साल सर्टिफिकेट कोर्स मिला, सर्टिफिकेट डिग्री, दूसरे में डिप्लोमा और तीसरे में ग्रेजुएशन की, और उसके अलावा जो चौथा होगा वो शोध के लिए होगा। इसके कारण से जो एमए की जो पढ़ाई है जो पहले 2 सालों की होती थी वो मात्र 1 साल की हो जाएगी। और एमए के बाद एमफिल की आवश्यकता नहीं होगी, सीधा आप पीएचडी में जा सकेंगे एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद। तो काफी व्यापक परिवर्तन है और इसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है ये हमने बताया। उसके अलावा एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क्या होगा? गठन होगा। ये क्या होगा? ये स्टेट लेवल पर नहीं होगा, ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे होगा और इसके जो मानक है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के होंगे, ताकि चूंकि हमारे इंडिया में रिसर्च होता है उसको लेकर काफी दिक्कतें आती हैं कि चोरी के लोग रिसर्च कर लेते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसको काफी व्यापक किया गया कि जो रिसर्च हो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के हो, जिसको कहीं भी मान्यता अच्छे ढंग से मिल सके। और अगला खास बात है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, अगर सरकार ऐसा कर पाने में सफल होती है तो ये ऐतिहासिक क्रांति हो जाएगी जो शिक्षा के क्षेत्र में। भारत सरकार या नई शिक्षा नीति के अनुसार कहा गया है कि जीडीपी का जो है 6% हिस्सा जो है सरकार शिक्षा पे खर्च करेगी, जो अभी वर्तमान में 4.43% है। 6% जीडीपी का शिक्षा पे खर्च करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ऐसा होता है तो ये काफी बेहतर होगा। ध्यान रहे साथियों कि जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें कई सारी बातें, उसके अलावा एक पॉइंट जो छूट रहा था, क्लास 9 से लेकर के जो 12 तक की जो पढ़ाई होगी वो सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित होगी। सेमेस्टर में क्या होगा? वर्ष में 2 बार एग्जाम कराए जाएंगे और उसके आधार पे आप जो है अपनी अगली कक्षाओं में जा सकेंगे। तो काफी रिलीफ दिया गया है, काफी ये लंबे समय से इसकी डिमांड थी। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि सबको उत्सुकता होगी कि क्या सरकार ने किया है तो इसका सही पहुंच सके। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।